मजदूरों पर कोरोना की मार, मजदूर घर लौटने को बेकरार, ऑनलाइन पंजीयन उम्मीद के पार, पलायन पर सियासी आर पार। छत्तीसगढ़ में मजदूरों की वापसी के सिलसिले के साथ ही पलायन पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पलायन की त्रासदी राज्य के विकास का पैमाना बनती रही है। हर साल बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के श्रमिक दूसरे प्रदेश जाते रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े घटने का दावा भी किया जाता रहा है। सरकारें इस तबके के लिए सारी सुविधा और मजदूरी मुहैया कराने के दावों के साथ पलायन को रोकने का दावा भी करती रही है, लेकिन कोरोना संकट काल में मजदूरों के ऑनलाइन पंजीयन ने इसकी कलई खोल दी है, जिससे सरकार के दावों को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। पलायन कहीं नहीं रुका है, 2 लाख से ज़्यादा है, ये संख्या 2 लाख से ऊपर जाएगा। अभी तक तो टोटल रजिस्ट्रेशन का नंबर इनके पास जो ऑनलाइन आया है उसको भी बताने में इनको अभी तक किसी मीडिया को नहीं बताया है, विपक्ष को नहीं बताया। 2 चीज़ की दिक्कत हुई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को इन्होंने ओपन किया और आज तक वो आंकड़े बता नहीं पाए। पहले 1,20,000 बताए, फिर 1,50,000 बताए, 1,60,000, आज जो बता रहे हैं 2 लाख से ऊपर की जाए। जब 2 लाख से ऊपर का इनको पहले से जानकारी थी तो एक ट्रेन में तो 1200 लोग ही आ सकते हैं। इधर पलायन के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलायन को एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बताया। उनका कहना है कि ज्यादा आय कमाना मजदूरों और गरीब वर्ग की सोच का हिस्सा है। विपक्ष को पलायन के नकारात्मक पक्ष की बजाय सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। एक बात यह है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने को लाले पड़े हैं और आदमी जी नहीं सकता और उसको मजबूरन कहीं जाना पड़ रहा है, ये दुख की बात है। लेकिन यहाँ न्यूनतम अवसर अगर हैं और उससे बेहतर अवसर दूसरी जगह मिल रहे हैं तो उसको वो पलायन नहीं मानना चाहिए जो कि नकारात्मक है। और बड़े शहरों और छोटे शहरों में और विकसित जगहों में और कम विकसित जगहों में ये तो दुनिया का एक चलन है जो बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य से पलायन कभी 30 से 40 हजार से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कोरोना संकट काल में हर कोई अपने घर वापस आना चाहता है और इसलिए जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। और अब तक ये आंकड़े 2 लाख की संख्या को छू चुके हैं। इसको पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने नजरिए से देखकर एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मजदूरों का पलायन, दरअसल किसी को अंदाजा नहीं था। मजदूर जब आने लगे लॉकडाउन के बाद पैदल, और जब उनका रेला आने लगा और सरकार ने बताया कि लगभग 1,60,000 मजदूर बाहर हैं और वो आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं भी करनी है, कुछ पैदल भी मजदूर आ रहे हैं। ये रेला देखकर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठा कि अगर इतने सारे मजदूर बाहर हैं और बाहर के मजदूर यहाँ हैं तो आखिरकार क्या हमारे मजदूरों को यहाँ काम नहीं मिल सकता? पलायन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार पलायन रोक नहीं पा रही है और सरकारी आंकड़ों में हमेशा कम बताती रही जबकि पलायन ज़्यादा है। वहीं सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसे स्वाभाविक तौर पर देखना चाहिए, स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है, इसे पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए कि लोग ज़्यादा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, ना कि यहाँ पर काम नहीं है। इसलिए क्या वजह है मजदूरों के पलायन की, और ये पलायन जो है क्या इसे पॉजिटिव देखना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सड़कों पर दिख रही हैं लोग उसको देखकर सोचने पर मजबूर तो हुए हैं। चर्चा इसी पर होगी कि आखिरकार वजह क्या है, क्या वाकई ये पॉजिटिव पलायन है या इसके पीछे कुछ और वजह है। खास मेहमान हमारे साथ है रमेश वर्ल्यानी जी, हमारे साथ है कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। संजय श्रीवास्तव जी भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। वर्ल्यानी जी, ये जो पलायन है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हालांकि कम रहे हैं, लेकिन क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? जैसे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, ज्यादा इनकम के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, या कोई और वजह है? देखिए, 2 तरह के कारण हैं। एक तो जो स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं टीएस बाबा साहब कि एक स्वाभाविक रूप से आदमी अधिक कमाने के लिए जाता है। जैसे हिंदुस्तान से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के देशों में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि यहाँ से उनको ज़्यादा वहाँ अवसर है कमाई के। वैसे ही मजदूरों में भी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि महानगरों में हमें ज़्यादा मिलेगा तो हम अपने बचत ज़्यादा करके अपने परिवार को पाल सकेंगे, परिवार का अच्छा भरण पोषण करेंगे, बच्चों की शिक्षा अच्छी दे पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ के संबंध में कारण ये है
कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो एक फसली हैं। एक फसली होने से जो समय शेष रहता है उसमें जब मनरेगा के काम चलते हैं तो पलायन नहीं होता है, और मनरेगा के काम यदि रुकते हैं तो पलायन होता है। दुर्भाग्य से देश की केंद्र सरकार ने मनरेगा के बारे में ऐसी टिप्पणियां करके सब फंड को रोकने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा के बारे में मैं यूपीए सरकार का ये मतलब ये स्मारक है विफलताओं का, ये टिप्पणी तक कर दी। आज वही मनरेगा इन प्रवासी मजदूरों को या यहाँ के जो भी मजदूर हैं उनके लिए जीवन दायनी बन के आया हुआ है। मनरेगा पे बजट ज्यादा बढ़ाना पड़ा है, तो आप जितना ज्यादा खाली समय में उनको श्रमिकों को काम देंगे तो उतना पलायन कम रुकेगा। इस महामारी के बाद तो अब श्रमिक प्रदेश से जाना ही नहीं चाहते, वो इतने लाचारी और बेबसी से आए हैं इस कोरोना महामारी में। अब तो उन्होंने कहा जो मिले हमको अपने गांव में मिले, हम बाहर जाएंगे नहीं। तो पलायन का सबसे बड़ा कारण ये है, यदि यहाँ काम मिले, मनरेगा में प्रॉपरली मजदूरी मिले उनको। अब केंद्र सरकार ने 4500 करोड़ रुपया तो मनरेगा का दिया नहीं था अभी तक से। तो एक सिस्टम इसको बनाना पड़ेगा कि मनरेगा का जो भी आवंटन है आप टाइमली दे दीजिए, ताकि मजदूरों को समय में मजदूरी मिल जाए, तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। संजय श्रीवास्तव जी, मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा, इसलिए लोग लगभग 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग पलायन कर गए यहाँ पर। देखिए अभिषेक जी, जो कांग्रेस सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ का मामला हो या छत्तीसगढ़ की 15 वर्षों की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा मुखर होने का प्रयास करती थी कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ से लगातार पलायन हो रहे हैं। सबसे पहले तो राज्यों का निर्माण लंबे समय तक लंबित रखना, 30-40 वर्षों तक जब केंद्र में सरकारें हुआ करते थे कांग्रेस की, उन्होंने छत्तीसगढ़ नहीं बना, काम की संभावनाएं धूमिल होती चली गई। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है अटल जी के माध्यम से। उसके पश्चात अब जिस तरीके से 15 वर्षों के बाद में अब यहां पर कांग्रेस की सरकार आई है, और जिस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से, चाहे वो माननीय मंत्री जी का बयान हो, चाहे रमेश कल्याणी जी का बयान हो, कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि लोग वहां पर जाते हैं, स्किल्ड जाते हैं, विदेशों से तुलना कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ के जो गरीब मजदूर वर्ग हैं उनके लिए कितना दर्द है और काम करने की क्या इच्छा शक्ति है, वो इनके बयानों से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं कि आज कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की सरकार को समझने की आवश्यकता है कि आज जब इतना बड़ा कोरोना संक्रमण हुआ या इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो वो तमाम मजदूर जो बाहर थे लेकिन उनको घर की याद आती है और वो घर पर हैं, और ये हमारे सामने चुनौती है कि साल 1.5-2 साल तक लगातार कम से कम कि यहां पर उनको रोजगार उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अब अपनी कमियों को छिपाने के लिए केवल मनरेगा की बात करते हैं। क्या ये साल भर तक 365 दिन ये मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को पूरी रोजगारी दे सकते हैं? क्या इस बात को सोचने की आवश्यकता है? केवल हम मनरेगा की बात करके केंद्र सरकार पर हमला कर दें कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है, अपनी कमियों को छुपा लें, ऐसा नहीं है। मनरेगा का जहां तक सवाल है, एक पहले मैं उदाहरण बता दूं आपको, ये 100 दिन तक देने वाली सरकार थी, कांग्रेस कभी देती थी, 100 भी नहीं था, 50 दिन अतिरिक्त मनरेगा का काम यदि किसी ने दिया था तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया था। तब हमने मुंह नहीं ताका था केंद्र सरकार का कि वहां से पैसा आएगा, अपने स्वयं के खर्च पर हमने 50 दिन बढ़ाया और यहां पर मनरेगा के मजदूरों को 150 दिन की मजदूरी दी। देखिए ऐसा है कि पिछले 10-11 वर्षों के अंदर में इस ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में आपको काम की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर हमारी जो एनडीए की सरकार या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वहां के गांव के मजदूरों को वहां पर, या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की बात करें, या फिर हम एनीकट की बात करें, संख्या के आधार पर हजारों की संख्या में तालाबों का सौंदर्यीकरण, तालाबों का जीर्णोद्धार गांवों के अंदर में, नए तालाबों का निर्माण, ये जब तक आप यहां तक कि मिनी स्टेडियम, खेल के मैदान, ये तमाम प्रकार की योजनाएं आज। संजय जी, एक सवाल और जोड़ूंगा। मैं बहुत सकारात्मक चीज बता रहा हूं, जनरल में उदाहरण नहीं दूंगा। ये सब चीजों को कोई भी सरकार हो, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की नहीं, आपको वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाकर काम देने की आवश्यकता है, तो आपके लोग वहां नहीं जाएंगे। पलायन हो रहा है, ये आप मानते हैं? निश्चित रूप से पलायन हो। तो क्या मैं जानना चाहता हूं, जो संख्या बताई जा रही है कि 2 लाख के लगभग पलायन हुए हैं, वो क्या पिछले 1-1.5 वर्षों में हो गए? पहले नहीं होते थे? देखिए अभिषेक जी, ये विषय ये नहीं है कि किसके समय में क्या है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हमारे समय शून्य था और ये सब के सब चले गए, लेकिन हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया, यहाँ क्या हमने कितना किया। समस्याओं दूसरा विषय है अभिषेक जी कि पलायन
अब जब आ रहे हैं आपके सामने चीजें आई ना, हम नहीं कहते थे, ये लगातार कहते थे कि नहीं पलायन हमने रिक्त कर दिया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है, हम यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं। 1.5 वर्षों से लगातार किसानों के प्रति हमदर्द और किसानों की सरकार का ठप्पा लगाकर एडवर्टाइज करने का काम किसने किया है? तो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन दृश्य अभी दिखाई दे रहा है और अधिकृत बयान भी देखिए, 1.25 लाख इन्होंने कहा था, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आज 3 लाख से ऊपर संख्या निकल रही है धीरे धीरे करके। आखिर आप किसको अंधेरे में रखना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी, पॉजिटिव इसे देखा जाए क्योंकि ज़्यादा कमाने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें देख रहा था मैं, मेरे मन में सवाल उठा, औरों के भी मन में उठता होगा, जो मजदूर फटे हाल लौट रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं, क्या वो ज़्यादा कमाने के लिए यहाँ से बाहर गए? देखिए क्या है, उनकी दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार का जो अचानक लॉकडाउन है ना, दिक्कत ये है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी घोषणा कर देते हैं। नोटबंदी में यही हुआ, जीएसटी में यही हुआ, और ये लॉकडाउन आपने किया तो आपको ये चिंता करनी चाहिए थी कि जो श्रमिक जहां है वहां रहे। ये तो आपने कह दिया। ये सवाल बहुत अहम है, बहुत अहम बात आपने कही है। में वो 3-3 हजार रुपया ट्रक वाले को देके सवाल भी जहन में उठा था। धर्मेंद्र जी से पूछ लूं, फिर आपसे भी इससे जुड़ा एक सवाल जरूर करूंगा। धर्मेंद्र जी, क्या वाकई ज्यादा कमाने के लिए लोग गए? देखिए, पलायन छत्तीसगढ़ के लिए एक सियासी जुमला बन गया है। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस यही आरोप लगाती थी जो आज भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। पलायन के लिए पंचायतों में रजिस्टर रखने का प्रावधान है। उन पंचायतों में अभी ये जाकर देखने का अवसर है कि उन पंचायतों में जितने मजदूर लौट रहे हैं, क्या उनकी एंट्री थी कि वो पलायन कर चुके हैं। पलायन का कभी राज्य सरकार एंट्री नहीं कराना चाहती क्योंकि वो संख्या कम दिखाना चाहती है। और जहाँ तक मनरेगा की बात है तो मनरेगा इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मनरेगा की जो मजदूरी है और मनरेगा में जितने दिन तक काम मिलते हैं वो उनके पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर भी कम नहीं है। उस रोजगार के अवसर को पहचान करके यहाँ के लोगों को वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है। यदि आज यहाँ से झारखंड के लिए, बंगाल के लिए, बिहार के लिए मजदूर वापस जा रहे हैं तो जाहिर है कि उतनी संख्या में वहाँ से मजदूर आए थे जो यहाँ के स्थानीय मजदूरों का हक मार करके वो यहाँ काम कर रहे थे। वो मजदूरी यहाँ के मजदूरों को मिले, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। देखना यह चाहिए कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय श्रमिकों का नियोजन हो और उनको पर्याप्त रोजगार के अवसर मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के नए आयाम तलाशने की जरूरत है, नए आयाम विकसित करने की जरूरत है। संभावनाएं प्रचुर है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस दिशा में काम करने के बजाय पलायन को एक सियासी जुमला मान लिया गया है और उसको लेकर के बहुत सतही नजरिया रहा है राजनीतिक दलों का। इस समस्या को लेकर के आंकड़े छिपाने की कोशिश की जाती है, इस समस्या को लेकर के टालने की कोशिश की जाती है और विधानसभाओं में या राजनीतिक मंचों में इसको एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी संख्या में भी जिस तरीके से लोग लौट रहे हैं उनको यहाँ रोजगार दिलाया जा सकता है। और जिस फटे हालत की आप बात कर रहे हैं उसमें तो यह स्वाभाविक तौर पर यह कहा जा सकता है कि अचानक उनको वहां से काम छोड़ करके भागना पड़ा है। तमाम जो मजदूर लौट रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके जो एम्प्लॉयर थे उनको उनकी मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं, उनका भुगतान नहीं किया है, लिहाजा वो किसी तरीके से भाग करके जान बचाने के लिए अपने घर लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो छत्तीसगढ़ से लगभग 50,000 लोग जम्मू कश्मीर में जाके ईंट भट्ठों में काम करते हैं। वहाँ उन लोगों ने अपना अस्थायी घर भी बना लिया है। वहाँ वो 6-8 महीने जब रहते हैं तो उन्हीं घरों में रहते हैं, वहाँ किसी तंबू में या किसी शेल्टर में नहीं होते, उनका अपना घर बन चुका है। तो इस तरीके के छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं दिल्ली में जाते हैं, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन के काम में उनको रोजगार मिलता है। सूरत में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, उनको वहाँ काम मिलता है। उन मजदूरों को यहाँ नियोजित किया जा सकता है और उसके तरीके ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में काम करने के बजाय इसको केवल यदि सियासी जुमले की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा तो स्थिति आगे भी इसी तरह बनी रहेगी। वल्यानी जी, ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, क्या ये वाकई बड़ा सेंसिटिव विषय है? लोग देख रहे हैं जो तस्वीरें, लोगों का मन भर आ रहा है, आंखें नम हो जा रही हैं। क्या इन मजदूरों का पलायन रोका जा सकता है? ईमानदारी से छत्तीसगढ़ में उनको काम दिया जा सकता है? देखिए, आज की महामारी के बाद जो मजदूर जिन जिन राज्यों में गए हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उससे तो ये स्पष्ट ये है कि वो मजदूर इस तक यानी अंदर तक इतने पीड़ित हैं कि उन्होंने कसम खा ली कि वो लौट के जाएंगे नहीं। अब स्थिति ऐसी है, वो चाहते हैं अपने राज्य में काम करना, तो राज्य सरकारों पे दायित्व निश्चित रूप से बड़ा है कि राज्यों में उनको काम मिले। दरअसल क्या है, छत्तीसगढ़ की समस्या ये है कि यदि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाती इन 15 सालों में, डबल फसली स्थिति सब जगह हो जाती, तो ये जो थोड़ा बहुत पलायन हो रहा है वो भी नहीं होता। और मनरेगा का जो काम है, छत्तीसगढ़ में पलायन की संख्या 3 लाख से हमेशा ऊपर रही है, चाहे वो सरकार किसी की भी रहे। मैं केवल आपके सरकार के समय में ये पलायन बढ़ा है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं नहीं जा रहा हूं, उसका रोका जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जब राज्य बना था तब से लेकर के अब तक की जो स्थिति है उसमें
हर साल 3-3.5 लाख लोग पलायन करते हैं। अलग अलग रेलवे के स्टेशनों में जाकर के आप दिवाली के बाद की स्थिति देखें तो वो साफ दिखाई देता है। बसों में भर के जाते हैं, यहाँ तक कि जो टैंकर होते हैं, टैंकर के अंदर छिप करके लोग यहाँ से पलायन करते हैं। तो उस पलायन को रोकने के लिए उनको स्थायी रोजगार के संसाधन यहाँ उपलब्ध कराने की दिशा में जो काम होना चाहिए था वो केवल कृषि क्षेत्र से संभव नहीं है, और उसके अलावा दूसरे विकल्प हैं। उन विकल्पों को तलाश करने और उसको विकसित करने की जरूरत है और उस दिशा में काम करना चाहिए। यदि पिछले 15 सालों में नहीं हो पाया, 18 सालों में नहीं हो पाया, तो अब उस दिशा में काम शुरू करेंगे तो वो छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए अच्छा होगा। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मनरेगा के कामकाज की क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ाया है। आप हिंदुस्तान के सभी राज्यों को आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार देने में रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ का है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सिंचाई की यदि 2 फसली हो जाएगी तो जो 50-60 दिन ही मनरेगा में उनको काम देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जो है मूलतः कृषि पर आधारित है, और अभी ये नरवा गरवा जो योजना बनाए हैं इसमें भी लोगों को काम मिलेगा। तो मनरेगा को एक जीवन दैनिक रूप में देखना चाहिए। यहाँ कृषि के लिए सिंचाई की जो सुविधाएं वो होना चाहिए। मनरेगा के अलावा और कहाँ काम दिया जा सकता है? देखिए, मेरा ये कहना है, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, डेयरी का क्षेत्र है, मत्स्य पालन का क्षेत्र है, पोल्ट्री का क्षेत्र है, काफी बड़े क्षेत्र है। सवाल ये है कि कृषि कार्यों से उनको कम समय जो खाली समय मिलेगा। यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ यहीं के लेबर नियोजित हो, इसको लेकर के भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। क्योंकि यदि झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के श्रमिक यहाँ के उद्योगों में काम करेंगे तो यहाँ के श्रमिकों को बाहर जाना पड़ेगा। आप ये बात सही बोल रहे हैं। अभी उद्योग नीति के बारे में जब चर्चा हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपति से यही कहा है कि आपको कितने अनस्किल्ड लेबर चाहिए, कितने स्किल्ड लेबर चाहिए, उस योजना बनाकर वैसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम आप चलाइए ताकि आपको बिहार या यूपी से स्किल लेबर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी समस्या है। ये उद्योगपतियों से भी जब बात की गई संजय जी, बहुत से उद्योगपति लोकल मजदूरों को रखना भी नहीं चाहते। बहुत सी वजह उसके पीछे बताते हैं, कुछ नेतागिरी भी बताते हैं कि उसके साथ होने लगती है, या और भी तमाम वजह गिनाते हैं। तो क्या सिर्फ सरकार इन मजदूरों को काम दे इससे समस्या का समाधान होगा, या इन मजदूरों के लिए भी कोई कानून नियम बनाना पड़ेगा इन उद्योगपतियों के लिए? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले इसको बहुत ही सकारात्मक रूप से प्लान करने की आवश्यकता नहीं। तो सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर हाथ पे हाथ रखकर फिर नई सरकारें आएंगी, नए काम करेंगे, एक अलग विषय हो सकता है। देखिए, आपने सरकार पर सबसे पहले उद्योगपतियों पर या प्राइवेट लोगों पर यदि हम सवाल खड़ा करें, उसके पहले सरकारों को तो आपको याद करिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, आज 1.5 वर्ष हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए का काम नहीं हो पा रहा है। हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे स्थानीय लोग वहां पे सड़कों के लिए, पंचायत भवन के लिए, तमाम प्रकार के जो काम होते थे, तालाबों का जो जीर्णोद्धार होता था, उसमें लाखों की संख्या में लोग हमारे जो मजदूर थे वो काम करते थे। आज 1.5 वर्षों से लगभग पूरा काम, मैं ये नहीं कहता नहीं, ऐसा नहीं है संजय जी, आप लोग ये दुष्प्रचार करते हैं। 21 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं प्रदेश में। आप मनरेगा के भरोसे हैं, केंद्र का नहीं, मनरेगा के क्यों भरोसे नहीं है? एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मनरेगा के भरोसे नहीं है। दीजिए पैसा, मनरेगा से पैसा कैसे आएगा? आपकी कार्य योजना क्या है? आपके विकास के काम कहां गए? जो आपकी सड़कें क्यों बंद हो गई, भवन क्यों बंद हो गए? तो ये जो बजट है वैसे जा रहा है, हो गए। आप जो बजट का लाभ है कर्जा लेके सरकार की स्थिति खराब हो चुकी है। अरे आप जीएसटी का पैसा दोगे नहीं, केवल कैसे होगा? दूसरी सरकार हमको पैसा दे दे, केंद्र काम करे, हम अपना आंकड़ा बता दें। केंद्र ऐसा आप एक बात चलेगा, बर्बादी क्यों बढ़ रहा है? मुझे नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की बर्बादी क्यों बढ़ रहा है? ये सरकार 1.5 साल में काम नहीं कर पाई। 15 साल प्रगति कर रायपुर शहर में भी आसपास के गांव के मजदूर आकर काम करते हैं। आज सर्वे करा लीजिए बंसल न्यूज के माध्यम से कल जाकर कि कितने काम चल रहे हैं। पुराने कामों को इन्होंने पूरा नहीं किया जो 50-60% क्या बातें करते हो? जो सिंचाई का बजट है, पीडब्ल्यूडी का बजट है, सब जगह खर्च हो रहा है। ये हालत हो गई। आप लोग केवल विरोध के विरोध करना कुछ करो, वोट बैंक की राजनीति करो। वोट बैंक की सरकार कर रही है, किसान को राजनीति है। आप उद्योगपतियों से क्या बात करें? सरकार खुद काम नहीं कर पा रही है। नई नीति उद्योगपति खुश है भैया, हम नई नीति लाएंगे। अरे नीति क्या है? हमारे कारण तो उद्योग यहाँ टिके हैं कि मनरेगा से पैसा आ जाए तो हम इतने 20 लाख कर दें, संजय जी, हम 30 कर दें। किसानों को पैसा दिए उससे बचा हुआ है आवश्यकता है छत्तीसगढ़। और यदि मैं फिर से यहाँ पर डिबेट कर सकता हूँ, 1 हफ्ते के बाद आंकड़े लेकर बैठिए। आप खुद बैठिए, काम होते थे, आप उद्योगपति को आगे बात कर लीजिए। कितने काम होते थे? उद्योगपति सरकार इस बात को लेकर प्रसन्न है, एक किसान के हाथ पैसा रायपुर से निकलते थे, गाँवों में जाते थे, आपको हर डिमांड के लिए पैसा दोगे तो सप्लाई होगी। धमतरी से लेकर जगदलपुर की सड़क नहीं बना पा रहे 1.5 साल।
एक ईंट नहीं लगा पाए, एक गिट्टी नहीं बिछा पा रहे। ये स्थिति है यहाँ की, ये सब- रायपुर शहर की। ये सब बात कुछ है, चाह रहे हैं आप इतने लोग। तमाम प्रकार के मकान थे, केंद्र सरकार के साथ। आपसे सवाल है कि क्या राजनीति कर रहे हैं। संजय विषय जी, नहीं, मेरा यही सीधा सा विषय है। सवाल है कि क्या जो बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में करने से मजदूर नहीं, लौट रहे आपको हैं रोजगार के उनको अवसर खोलने छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे। काम मिलना चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए? जी, छत्तीसगढ़ में जो मजदूर हमारे लौट रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसा निश्चित रूप कोई से, कानून बने? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं उनके लिए तो अतिशीघ्र कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है कि अब वो वहां नहीं जा सकते। जितने भी वापस। प्रवासी इसके श्रमिक लिए- आ रहे इसके हैं, लिए उनको इसके तो लिए देश उनको- में ऐसा इसके संवेदनशील लिए उनको मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पर मिलेगा योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता जो काम कर रहे हैं। ये किसानों के लिए हम छत्तीसगढ़ी सरकार है। अरे कहाँ है किसानों ये? से तो कहाँ देश है बचा ये? है। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ किसानों से कहाँ क्या है? है? कहाँ ये 275 रुपए क्यों काट रहे हो भैया? छत्तीसगढ़ के 275 किसानों रुपए को क्यों काट रहे हो अरलियानी जी? काहे का पैसा काट इतना रहे हैं? पैसा क्यों नहीं दे रहे हो कि न्याय योजना में? काहे का पैसा काट रहे हैं? अरे कोई पैसा नहीं काट रहा अभी है। 6 बजे डिक्लेयर कर दिया, उनको काटोगे क्या? पैसा काटने का अरे सवाल ही 275 नहीं है। एक जो वादा किया वो पूरा कर रहे क्यों हैं। आ रहे हो आप? जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। घोषणा हो गई। आप लोग बोनस का पैसा खा गए। बयानबाजी कर रहे हैं। बोनस का पैसा दिए नहीं लोगों हमने को। नहीं दिया, हम सरकार में नहीं, आपने बोला था आपने 2 साल पैसा का। मोबाइल में बांटने में बर्बाद कर कहाँ दिया। 2 साल का बोनस? मोबाइल में बांट दिया 400 रुपया। अरे इसीलिए बात कर पा रहे हो आप कोरोना में। गांव तक जो बातें हो रही है ना, आपकी सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, उसी नेटवर्क के कारण हो रहा है, उसी मोबाइल के कारण हो रहा है। मौजूदा समय में क्या आपको लगता है जो मजदूर आ रहे हैं उनको छत्तीसगढ़ में काम मिलने के लिए कुछ नियम कानून बनने चाहिए ताकि उद्योगपति भी मजबूर हों कि हाँ उनको काम यहाँ दिया जाए? निश्चित रूप से देखिए, हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों के कामकाज को देख लीजिए। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है जिन्होंने श्रमिकों के लिए, चाहे दूसरे प्रदेशों के हों, उनके लिए यहाँ से बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे कहाँ गई हैं, बसें? उनको बेबस में नहीं दे भेज रहे प्रतिदिन हैं। चिट्ठी लिखना, अरे आप बेकार बातें करते हैं, बेकार बातें करते हैं। सबसे ज्यादा ये कि हम सहमति लोगों को ने- तो अभी 2 दिन पहले सहमति होती है क्या? होती है। सहमति पहले दे चुके हैं। पलट कर आया आपका पीयूष पहले आपका रेल मंत्री फंस गया उसमें। आपका ये नहीं, आपके रेल मंत्री फंस गए। पीयूष जी ने जो चुनौती दी है उसका रिकॉर्ड है। क्या चुनौती दी आपने दिया के? ऐसा प्रधानमंत्री होता है। नियम आप मालूम है। लॉकडाउन करते हो और पता नहीं क्या होता है। आपको लगा कि पीयूष गोयल जी रवाना करेंगे गाड़ी? आपने लॉकडाउन हो रहा है। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए समय की कमी है, माफी चाहूंगा, समय की कमी है। संजय जी वर्ल्यानी, मुझे कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, समय की कमी है और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि मजदूर का जब भी विषय उठता है कोई बहुत सारी मजबूरी आने लगती है, जुमलेबाजी होने लगती है, सियासत होने लगती है, असल मुद्दे मजदूरों को लेकर जुड़े हैं वो गायब होने लगते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मजदूरों की मजबूरी को समझा जाए, उनकी प्राथमिकता को समझा जाए, उनको अपने घरों में काम मिले तो अपना घर छोड़कर कौन जाना चाहता है। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।